हेलो मेरे प्यारे बच्चों लोग, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी 2023 के हिस्ट्री स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू है। द इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन, अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट्स 6 मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द मैक्सिमम कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा इज, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 550। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा मेंबर टर्म 5 ईयर्स अगर है तो राज्यसभा के मेंबर टर्म कितना होगा? 5 + 1 6, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 4, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द डैश, फिर इन द ब्लैंक्स है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है, लोकसभा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। A house has 350 members on the given day, 25 members are present, मतलब बाकी के 325 absent है। For which of the following reason does the speaker adjourn the session for the day? Indiscipline in the house? नहीं। Lack of quorum? yes, ये मेरा करेक्ट आंसर है, बिकॉज अगर आप 1/10 निकालते हो 350 का तो वो 35 होता है, यस और नो? और आपके पास मेंबर कितने हैं? 25। चलिए नंबर 6 देखते हैं। व्हेन अ केस कम्स फ्रॉम अ सब ऑर्डिनेट कोर्ट, द हाई कोर्ट डील्स विद इट अंडर, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 7, विच ऑफ दिस वॉज नॉट अ नेम? देखिए नॉट अ नेम, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज आते हैं, वो एम लिख देंगे यहां पे, नॉट अ नेम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसलिए नॉट को देखिए कैपिटल लेटर में दिया है ताकि स्ट्रेस डाला, आप उस पर ध्यान दो। तो टू ट्रेन द अनऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, नहीं, ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये एम था टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर, इस केस में ये भी आंसर नहीं होगा। टू मेक द वर्ल्ड अवेयर ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश, हाँ ये मेरा सही आंसर होगा, बिकॉज ये एम नहीं था आईएनसी का। चलिए नंबर 8 देखते हैं। डैश अनाउंस्ड दैट द सक्सेसर बहादुर शाह कुड नॉट यूज इंपेरियल टाइटल्स, तो वो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। चलिए नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन, तो ये आर्म्स एक्ट तो नहीं होगा आंसर, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर, एल्बर्ट बिल, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ज्योतिबा फूले इस टू सत्य शोधक समाज, उनसे रिलेटेड है, तो राजा राम मोहन रॉय किससे रिलेटेड है? तो ये बड़ा इजी है, ब्रह्मो समाज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 11, द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय, सो नन अदर देन द अली ब्रदर्स, ओके। चलो नंबर 12 देखते हैं। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड ड्यू टू द, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हमारा, चौरी चौरा इंसिडेंट। नंबर 13 देख लेते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस वाज नॉट, अगेन नॉट पे स्ट्रेस डाला है, नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, नहीं था। ऑप्शन ए क्या है? देयर वुड बी अ गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट डोमिनियन, ये हमारा आंसर नहीं है। द कंट्री वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनियंस, ये भी हमारा आंसर नहीं है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर इंडिया, ये मेरा इस केस में आंसर होगा, नॉट याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन आइडियोलॉजी ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म, तो टू बिलीव इन डेमोक्रेसी, नहीं भैया ये तो नहीं था। टू इंकरेज पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी नहीं था। टू अपहोल्ड वन पार्टी एंड वन लीडर, यस ये था कॉमन आइडियोलॉजी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 15, हिटलर अटैक पोलैंड बिकॉज ही वांटेड टू, अगर आप देखो तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है, रीगेन द डांसिंग पोर्ट। चलिए नंबर 16 देखते हैं। आइडेंटिफाई द फाउंडर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो पहला ही आंसर हमारा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, नासिर, टीटो और नेहरू, ये था एमसीक्यू, 16 एमसीक्यू है, ठीक है। चलिए नाउ विल मूव टू क्वेश्चन 2।
2 का रोमन पार्ट 1 क्या बोल रहा है? मिस्टर कौशल इज 26 years of age. Which house of parliament can he be a member of and why? तो हमें पता है कि जो लोकसभा होता है, ठीक है, उसका जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है, मिनिमम एज, वो है आपका 25 years। और जो राज्य सभा है उसका मिनिमम एज है आपका 5 साल ज्यादा होता है, 30 years। ये कितना है बंदा? 26 साल का है, तो लोकसभा विल बी माई आंसर। ओके, विच हाउस? लोकसभा। वाई? बिकॉज द मिनिमम एज ओवर देयर इज 25 years। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2। मिस Anita wanted to approach the Lok Adalat regarding a case. Mention any 2 advantages she will have by taking a case to the Lok Adalat. तो आप अगर लोक अदालत में जाते हो तो वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब आपके पैसे बच जाते हैं। हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव, शी विल इनकर मिनिमम एक्सपेंडिचर, बहुत कम एक्सपेंडिचर उनका लगेगा। यस और नो? और दूसरा है जो लोक अदालत है वहां पे केसेस में कम टाइम लगता है, लेस टाइम। ठीक है, तो ये 2 मेरा रीजन होगा। चलिए अब रोमन 3 देखते हैं। Mention any 2 ways in which the British ill-treated the Indian soldiers. तो पहली बात तो पेमेंट कम था, ऐसा माना जाता था कि जो इंडियन सोल्जर्स है वो इंफीरियर है एज कंपेयर टू द इंग्लिश सोल्जर्स, और बहुत सारे रिलीजियस थिंग्स है जो कि बैंड थे, बियर्ड। चलिए लिखते हैं आंसर। दे वर पेड लेस देन देयर इंग्लिश काउंटर पार्ट, उनको ज्यादा मिलता था। इंग्लिश काउंटर पार्ट, दे वर कंसिडर्ड, द इंडियन सोल्जर्स दे वर कंसिडर्ड इंफीरियर टू इंग्लिश सोल्जर। तो ये पहला रीजन था, इंग्लिश सोल्जर्स। दूसरा था कि the soldiers were forbidden to wear caste or sectarian marks such as beards और टर्बन ले लो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप बता सकते हो यहां पे। चलिए रोमन 4 देख लेते हैं। रोमन 4 क्या बोल रहा है? जस्ट अ सेकेंड। स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। तो पहला तो था टू प्रमोट feeling of loyalty to British government, याद रखना, to British government। ठीक है, दूसरा था to protect the political rights and interest of Muslims। तो ये 2 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था रोमन 4 हमारा। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए आप, मैं थोड़ा रब कर देता हूं। विल डिस्कस नाउ रोमन 5 ओवर हियर, लेट मी सी। चलो रोमन 5 देख लेते हैं क्या है। What are the causes of Quit India movement?
व्हाट आर द कॉजेज? सो दो कॉजेज आप दे सकते हो। पहला तो है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, है कि नहीं? चलिए, दूसरा क्या दे सकते हो? फियर ऑफ जापान्स invasion convinced the leaders that for India's safety the British should withdraw from India immediately। तो ये दो रीजन आप बोल सकते हो, immediately। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा मैं रब कर देता हूं। चलिए, अब रोमन 6 देख लेते हैं। रोमन 6 क्या दिया है? मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INA, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। तो पहला लिख लो, टू ऑर्गेनाइज an armed rebellion and to attack the British army with modern weapons। ये हमारा पहला था। दूसरा क्या था? टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन मैन पावर एंड फंड्स फॉर द रिबेलियन। ठीक है, तो ये हमारा था टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INA। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मेंशन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला है तो पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखता है, टू मेंटेन पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बोलेंगे, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं? नंबर बी, टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, of social, economic, cultural and humanitarian कैरेक्टर। सॉल्व भी करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स। तो ये दो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स है यूएनओ के। चलिए, ये दो मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन 3। द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ which governs the country. With reference to the union legislature, answer the following question. What is the maximum composition of the Rajya Sabha? Why is it called a permanent house? तो भैया the total strength of Rajya Sabha जो है मेरा वो है 250। and why it is called permanent house? because उसे डिसॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, like the Lok Sabha. It is called a permanent house
because it cannot be dissolved, it cannot be dissolved unlike द लोकसभा, जैसे लोकसभा होता है। ठीक है, तो ये हमारा 3 का रोमन 1 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 का रोमन 2। पेज टर्न कर लिया मैंने। क्वेश्चन 3 का रोमन 2 क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेंशन एनी 3 एक्सक्लूसिव पावर, स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा, जो राज्यसभा के पास सिर्फ है। तो पहला तो है कि द लोकसभा cannot make laws on subjects included in the state list में जो included है, only if the Rajya Sabha, RS लिख रहे हैं हम, passes a resolution by two-third majority of the House, the Parliament can make, जब रेजोल्यूशन पास होगा तभी, कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट क्या होता है ये पता रहना चाहिए आपको। ये जो वर्ड है स्टेट लिस्ट, इसका मीनिंग है स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस। जैसे कि पुलिस हो गया, ये स्टेट लिस्ट में आता है। ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब हमारा स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, चलिए तो था मेंशन 3 एक्सक्लूसिव पावर, बोला एक ही किया मैंने अभी ये। चलो दूसरा करते हैं। इफ द राज्यसभा डिमांड्स दैट न्यू all India service should be made in national interest, अगर उनको लगता है national interest, the parliament may create the parliament may create, अब बोल सकते हैं न्यू सर्विसेज अगर ऐसा लगता हो तो, अगर वो डिमांड करिए ना राज्यसभा, तो पार्लियामेंट बना सकता है। अच्छे, एक और देना है हमें। लिखो, इफ the Lok Sabha is dissolved, अगर dissolved हो जाता है before or after the declaration of national emergency, then what happened? The Rajya Sabha plays the role of Lok Sabha. ठीक है, अगर डिसॉल्व हो गया लोकसभा तो ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेशनल इंटरेस्ट में आपको क्या आता है? IAS आता है, IFS आता है, IPS आता है, ये सब जो होता है। ठीक है, ये जो नेशनल इंटरेस्ट बोले थे हम, इंडियन सर्विसेज।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा मेंशन एनी थ्री एक्सक्लूसिव पावर हो गया। नेक्स्ट क्या है? मेंशन एनी फोर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर आप बोल सकते हो। रोमन 3। तो 4 बोला है। पहला तो है द लोकसभा एंड द राज्यसभा makes law on the subject mentioned in the union list, union list मतलब they are of national interest। ठीक है, मनी, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, ये सब आपका यूनियन लिस्ट में आता है। चलिए एक और देखते हैं। बोथ हाउसेस also make laws on the concurrent list in case of conflicts with the state government, the laws made by the union government is accepted। यूनियन गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेड, याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट ये क्या होता है? मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मतलब कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑन विच द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ। ठीक है, चलिए नंबर सी देख लेते हैं। द हाउसेस कैन मेक लॉज on the subjects included the houses can make laws on the, इसको ठीक से कर दीजिएगा, on the houses can make laws on the matter, ऐसे लिखो, on the matters which are not included in any of the three lists, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस पावर, याद रखिएगा, is known as residuary पावर। ठीक है, ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट। 4 बोला है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप पॉइंट वाइज, बिकॉज 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट तो लगेगा। अच्छा ये लिख लो कि when there is a breakdown of constitutional machinery in the state, an emergency can be declared, an emergency can be declared by the parliament in that state, can be declared by the parliament in that state। ये 4 आप बोल सकते हो लेजिस्लेटिव
पावर है पार्लियामेंट का, लॉ मेकिंग पावर, लेजिस्लेटिव पावर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा हो गया। अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन 4 क्या है हमारा? यस, स्टार्ट करते हैं। पहला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, और दूसरा है गिव 2 रीजंस फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों करते हैं? पहला टर्म तो हमें पता है 5 years होता है, और जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली आपका चुना जाता है। ऐसा क्यों? पहला कि इन पार्लियामेंट्री सेटअप, जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट है, इन पार्लियामेंट्री सेटअप पावर इज वेस्टेड इन द directly elected members, directly elected members. So it would be an, बोल सकते हैं anomaly if a person, मतलब हटके होगा अगर, if a person is directly elected but does not have any power, but literally उनके पास कोई पावर तो है नहीं उतना, but does not have any power, because अगर पब्लिक चुनेगी तो पावर तो देना पड़ेगा ना भाई, है कि नहीं? और जैसा हमारा सेटअप है यहाँ पे तो प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होता नहीं है। चलिए एक और देख लेते हैं, कितने मार्क्स का है ये? गिव 2 रीजन बोला है, तो एक और देते हैं। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा? लॉट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट होगा। सो बोल सकते हैं लॉट ऑफ, क्योंकि पावर तो उन्हें देना नहीं है आपको, टाइम, मनी एंड एनर्जी आप बोल सकते हो, एंड energy is involved in direct election, in the direct election। और ये तो हमारा नॉमिनल हेड है, डायरेक्ट इलेक्शन तो क्यों खर्चा करे भाई पैसा, टाइम, एनर्जी, क्यों? चलो ये हो गया 4 का रोमन 1। नेक्स्ट पेज करते हैं, 4 का रोमन 2 देख लेते हैं। बड़ा इजी है। नेम द 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी विच द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर। तो पहला तो है भैया नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, है कि नहीं? और तीसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 है हमारा। नेशनल इमरजेंसी जैसे कि वॉर हो गया, है कि नहीं? एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में आ गया। स्टेट इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट, स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये 3 इमरजेंसी है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है इन 3 सिनारियों में। चलिए उसके बाद है अगेन स्टेट एनी 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नंबर 1 लिख लो आप, नो बिल्स can become law without the assent of the president। तो पहला तो ये है हमारा।
अच्छा दूसरा लिख दो, द मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड without the prior approval of the president. उसके बिना होगा नहीं, of the president. नंबर सी ले लो आप, has the power to issue ordinances when the parliament is not in session. When the parliament is not in session. ठीक है, चलिए ये आपका है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए अब इसको थोड़ा हम लोग, अच्छा एक और कितना देना है आपको, 4 देना है, तो ये भी कर लो। नॉमिनेट्स 12 members of the राज्यसभा। ये इनका काम है, कहां से, फ्रॉम आर्मी पर्सन, having special knowledge और बोल सकते प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस in matters like लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, सोशल सर्विस हो गया, लाइक लिटरेचर, साइंस हो गया, आर्ट हो गया एंड सोशल सर्विस। तो ये 4 आपका क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है किसका, प्रेसिडेंट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब। एंड क्वेश्चन नंबर 5, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नेंस, जो हम लोग फॉलो करते हैं। विथ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्या है, रोमन 1 देख लेते हैं पहले। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉम्पोजिशन मांगा है। सबसे पहले तो द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड by the President of India, by the President of India on the recommendation of the collegium consisting of the Chief Justice and the senior most judges of the Supreme Court। पहला तो ये हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट का आंसर हु अपॉइंट्स। दूसरा है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन। तो अगर आप कॉम्पोजिशन की बात करते हो तो इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस, ठीक है, एंड 33 अदर जजेस। ठीक है, द पार्लियामेंट मे इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इफ इट डीम्स नेसेसरी, अगर उनको लगे तो।
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे हमारे, मतलब 2 पार्ट थे क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द 3 काइंड ऑफ केसेस विच कम्स अंडर द appellate jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो पहला है हमारा, देखो रोमन 2 का ए, द cases that involve the substantial question of law, जो कि आप बोल सकते हो कि सिविल केसेस में आता है मेरा। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप हो गया, इन द 3 काइंड ऑफ केसेस, सिविल केसेस में ये हो गया। नंबर बी देख लेते हैं। when an order has repealed the acquittal of a person and sentenced him to death or imprisonment of life, तो ये आपका किसके अंडर आ गया? अपील इन क्रिमिनल केस, अपील इन क्रिमिनल केस। ठीक है, एक और है हमारा, ठीक है, जैसे कि द cases that involve the final interpretation of the constitution and its provision। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में आ गया। किस में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस 3 है, सिविल है, अपील इन क्रिमिनल केसेस है और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है। तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया हम लोगों ने। चलिए, तो हो गया। लास्ट 5 का पार्ट 3 क्या है? एक्सप्लेन द टर्म। 2 टर्म है, दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। पहला क्या है? रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज 4 नंबर का है, 2 नंबर मिलेंगे आपको इसमें। तो रिवाइजरी पहले देख लेते हैं। इफ द सुप्रीम कोर्ट discovers that there are some new factors, factor नहीं बोलेंगे, some new facts or evidences, or if it is satisfied that some mistake or error took place in its previous decision। हो सकता है भैया, सबसे गलती होता है, इंसान है, गलती तो होगी। तो जब ऐसा लगे कि भैया ये गलती हुई थी, कुछ फ्रेश एविडेंस है, कुछ फ्रेश फैक्ट्स है हमारे पास, प्रीवियस डिसीजन, इट हैज द पावर टू रिव्यू, फिर से रिव्यू कर सकते हैं, टू रिव्यू द केस एंड ऑल्टर इट्स प्रीवियस, पहले के डिसीजन को बदल भी सकता है, ऑल्टर इट्स प्रीवियस डिसीजन।
ओके, दिस इज रिवाइजरी। आपको लगता है कि भैया गलती हुई है, गलती हो ही सकता है किसी से भी, ठीक है। चल देखते हैं क्या था, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। चलिए यहीं पर कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। लास्ट पार्ट है हमारा 5 का, एक्चुअली पार्ट ए का। एडवाइजरी, बी क्या है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो अंडर एडवाइजरी जुरिडिक्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया may refer any questions of law or public importance to Supreme Court for its advice। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रिफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, किसको, टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एडवाइस, एडवाइजरी, ठीक है। बट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। ऐसा नहीं कि देगा ही देगा, गिव एडवाइस in case the advice or the opinion, आप बोल सकते हो, और the opinion of the court is sent to the president, ठीक है। he बड़ा आंसर है थोड़ा, he may or may not accept it, the advice of, देखिए 2 मार्क्स का है, थोड़ा लिखना पड़ेगा। the advice of the court is not binding on the president, am I correct? So far, whenever the court court has given its advice, the president has always accepted it. The president has always accepted it, ओके। तो ये है हमारा एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये था पार्ट 1। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 ही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। टिल देन बी सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।